तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मतलब कि स्थिर वैद्युतिकी इकाई का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ चुके हैं और उसका हम लोग क्या कर चुके हैं, डेरिवेशन भी, निगमन भी क्या कर चुके हैं, बहुत बढ़िया से कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र उस वीडियो को न देखे हों तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर जरूर अवश्य देखें, क्योंकि वह जब तक आप लोग समझेंगे नहीं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कैसे सिद्ध किया गया है, उसका सदिश स्वरूप कैसे हमने सिद्ध किया है, तब तक थोड़ा इसमें समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा एक बार आप जाकर सर्च करेंगे तो उसमें रहेगा, आप देख लेंगे तो ये वीडियो और बेहतर से क्या होगी, आपको समझ में आएगी, क्योंकि वो उस पर ही क्या है, डिपेंड है, आधारित है। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, मतलब कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि यह इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और यह क्या होता है। तो चलिए देखिए, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जैसा कि आप लोग जानते, इससे पहले पढ़े थे अभी कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या करता था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के मान को क्या करता था, बताता था। लेकिन यह बताइए, यदि हमें बहुत सारे आवेश यदि यहाँ पर हो जाए, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, या आपका Q3 हो जाए, या आपका Q4 हो जाए, यहाँ पे Q5 हो जाए, ये सारे मान लीजिए इतने सारे आवेश हो जाएं, तो इन आवेशों की वजह से इस मान लीजिए Q1 या किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान यदि हमें ज्ञात करना हो तो हम कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तब हमें जरूरत पड़ी अध्यारोपण के सिद्धांत का। यहाँ पर Q1 है तो मान लीजिए कि Q2 की वजह से इस पर कुछ बल लगेगा, सही बात है, ये बल इधर मान लीजिए लग रहा है। Q4 की वजह से यहाँ पर भी, Q3 की वजह से भी बल लगेगा कुछ ऐसे, चलिए बल ये ऐसे लग जाएगा। और बताइए Q4 है तो Q4 की वजह से भी तो कुछ बल लगेगा ही, ये मान लीजिए Q4 की वजह से बल लग गया। ये Q5 है तो Q5 की वजह से यह बल ऐसे लग गया। तो यह लगने वाले कुल बलों का मान कौन सा बताता है, आपका यह अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो आप लोग अब बेहतरीन तरीका से जान गए होंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग यह जानेंगे कि बलों का जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है यह क्या कहता है। तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी दिए गए आवेश पर, मान लीजिए कि आवेश दिया गया है, आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो नेट बल होता है, उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के वेक्टर योग के मान के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपका जो Q1 पर आपका जो Q2 बल लगा रहा है, आपका समझिए कि F2 है, और ये Q3 जो लगा रहा है आपका बल, वो वेक्टर F3 लगा रहा है, और Q4 जो लगा रहा है आपका, वो वेक्टर F4 लगा रहा है, और Q5 जो लगा रहा है वेक्टर F5 लगा रहा है। तो यह आपका F नेट होगा, वह वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस वेक्टर F5 के क्या होगा, मान के बराबर होगा। अभी देखिए, हम इसको सिद्ध करके बताएंगे कि इतना कैसे होता है। तो चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, इसका हम निगमन करेंगे। बलों के आधारोपण का सिद्धांत का हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। चलिए निगमन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत का हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि n बिंदु आवेश इस निर्वात में रखे गए हैं। तो देखिए आपका यह आपका क्या है, Q1 है, यह आपका Q2 है, यह आपका Q3 है, और यह मान लीजिए कि आपका Qn है। ठीक है,
तो चलिए इनका हम क्या करते हैं कि स्थिति सदिश भी ज्ञात कर लेते हैं। तो स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए हमें y अक्ष और x अक्ष की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, और चलिए इसको हम z अक्ष भी यहाँ बना देते हैं। z एक्सिस 3 अक्ष दिए गए हैं और ये इनका मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु से हम क्या किसी भी बिंदु का हम क्या करते हैं, स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए Q1 का जो स्थिति सदिश होगा आपका, वह आपका ऐसे हो जाएगा। इसको हम वेक्टर R1 के नाम देंगे। Q3 का जो स्थिति सदिश होगा आपका, वह ऐसे हो जाएगा, वेक्टर R3 हो जाएगा। और ये Q2 का जो स्थिति सदिश होगा आपका, यह वेक्टर R2 हो जाएगा, Q2 का स्थिति सदिश। और जो Q1 का स्थिति सदिश होगा आपका, यह वेक्टर Rn हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि हमें क्या करना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है, इसका निगमन करना है। तो देखिए Q1 पर लगने वाले समस्त जो भी आपके आवेश हैं, इनके वजह से Q1 पर कितना बल लगता है, उसी नेट बल को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए Q2 की वजह से इस पर जो लगने वाला बल है, इसको हम लिखते हैं वेक्टर F1 ड्यू टू 2, मतलब कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब कि आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा, आपका वेक्टर F1 2 होगा। उसके बाद से आपका Q2 हो गया, आपका Q3 जो होगा, Q3 की वजह से लगने वाला जो बल होगा, यह हो जाएगा आपका वेक्टर F1 3। मतलब इसका मतलब कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, मतलब कि Q1 पर जो लगने वाला बल है वो Q3 की वजह से कितना लग रहा है, उसको हम दिखाएंगे वेक्टर F1 3 से दिखाएंगे। उसके बाद से आपका जो Qn है, इसके वजह से भी तो कुछ बल लग रहा होगा, तो इसको हम दिखाएंगे वेक्टर F1n, मतलब कि Q1 पर Qn की वजह से लगने वाला बल जो होगा, वेक्टर F1n होगा। अब देखिए Q2 को Q1 से जो मिला रहा है आपका, इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर R21 कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर R21 कह सकते हैं। Q3 को Q1 से जो मिला रहा है, इसको वेक्टर R31 कह सकते हैं। Q1 को जो Qn को Q1 से मिला रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर Rn1 कह सकते हैं। इतना हम इसको कह सकते हैं ना। अब देखिए जो इनका यूनिट वेक्टर हमने बताया था, जो एक एकांक सदिश होता है, इसके सापेक्ष देखिए R21 का जो एकांक सदिश होगा, Q2 से Q1 की तरफ आ रहे हैं हम लोग ना, तो इसका जो एकांक सदिश होगा वह यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। इसका जो एकांक सदिश होगा यूनिट वेक्टर R31 हो जाएगा, और इसका जो एकांक सदिश होगा यूनिट वेक्टर Rn1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं, हम लोग सबसे पहले यह ज्ञात करते हैं कि कूलाम के नियमानुसार कि Q2 की वजह से Q1 पर कितना बल लग रहा है। तो लिखेंगे हम लोग कि आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल। देखिए यह जो वैद्युत बल होगा, वेक्टर F1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में वेक्टर R21 का स्क्वायर। चलिए मार्ट में लगा देंगे, तो मार्ट में लगाने पर क्या होती है, उसकी दिशा खत्म हो जाती है और केवल परिमाण बचता है।
इंटू यूनिट वेक्टर इसका क्या है, तो यूनिट वेक्टर R2 1 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे कि आवेश Q3 के द्वारा, आवेश Q3 के द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला बल, यह देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में माड में आपका वेक्टर R31 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा R31। इसको हम लोग समीकरण में क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इसी तरह आपका आवेश Qn के कारण, Qn के द्वारा, चलिए लिख देते हैं, आवेश Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में आपका क्या हो जाएगा, माड ऑफ Rn1 का पावर स्क्वायर, आप यूनिट वेक्टर Rn1 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसको नंबर हम क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए चूंकि हमें तो एफ नेट ज्ञात करना है कि इनके वजह से, चूंकि इन सभी आवेशों की वजह से Qn पर कितना बल लग रहा है, इनका नेट क्या होगा हमें वह ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो एफ नेट होता है, कूलाम के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो वेक्टर एफ नेट होता है वो क्या होता है, सभी बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F1n क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए जो एफ नेट आएगा, एफ नेट जो आएगा, चलिए हम देखते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर एफ नेट, मतलब कि परिणामी जो बल होगा, देखिए वो क्या हो जाएगा कि वेक्टर F12 का मान कितना है आपका, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में आपका माड में R21 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा, प्लस वेक्टर F13। तो वेक्टर F13 क्या है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q3 और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, माड में R31 हो जाएगा स्क्वायर, फिर आपका यूनिट वेक्टर R31 हो जाएगा आपका। देखिए एक चीज हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे Q2 नहीं, आपका यहाँ पे Q3 रहेगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे भी आपका Qn रहेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम लोगों ने जल्दीबाजी में मिस्टेक कर दिया। अब देखिए तो ये 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 और माड ऑफ R21 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21 प्लस 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में माड में आपका हो जाएगा R31 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R31 हो जाएगा, और प्लस जो आपका F13 का जो F1n का जो मान है वेक्टर का, वो कितना है आपका 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Qn और बटा में क्या हो जाएगा, माड ऑफ Rn1 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर Rn1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका जो वेक्टर एफ नेट आएगा इज इक्वल टू, देखिए सब में कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है आपका, जो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
कॉमन कर लेंगे और फिर यहाँ पे सब में Q1 है तो हम क्या कर लेंगे, Q1 कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चलिए Q1 और बटा में 4πε0 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए बचा क्या इसमें, तो आपका Q2 और बटा में माड में आपका क्या हो जाएगा R21 का पावर स्क्वायर, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R21 प्लस Q3 बटा में आपका हो जाएगा R31 का स्क्वायर माड में, और यूनिट वेक्टर R31 प्लस QN बटा में माड में आपका RN1 का पावर स्क्वायर माड में, फिर ये भी आपका माड में है, माड में RN1 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर RN1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए आप लोग समेशन के नाम से क्या होंगे, परिचित होंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा या समेशन कहते हैं। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लिख दें कि समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 से लेकर हम 10 तक लिख दे रहे हैं, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 0 से लेकर हम 10 तक जोड़ रहे हैं, 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 तक हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, चलिए देखिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है 2 है, 3 है 3 है, n है n है। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे जो आपका वेक्टर एफ नेट होगा यह क्या होगा, Q1 अपान 4πε0 और समेशन ऑफ, देखिए जहाँ जहाँ आपका 2 है वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, i बराबर हम 2 मान लेते हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। ठीक, अब देखिए उसके बाद से फिर ये 2 से लेकर देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 n तक जा रहा है ना, तो हम यहाँ i का मान 2 से लेकर हम क्या मान लेते हैं, n तक मान लेते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे आपका देखिए QI लिखेंगे, ठीक, बटा में माड में आपका हो जाएगा RI1 और फिर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर RI और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही आपका क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि एक मान लीजिए कि n आवेशों का निकाय दिया गया हो, तो हम उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला हम परिणामी बल का मान क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रूफ, डेरिवेशन, इस तरह से क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। इसके आगे के वीडियो में बहुत जल्द ही सतत आवेश वितरण के बारे में बहुत बढ़िया से हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।